नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी लोग का। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। दुनिया भर में फैली महामारी के बीच इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चला, जो अभी हाल ही में बंद हुआ। और यह युद्ध भी लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना रहा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जहां एक ओर सारी दुनिया महामारी से निपटने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और जानेंगे कि कैसे बना हमास, जो इजराइल जैसे हथियार विकसित देश के नाक में दम कर रखा है। हमास का गठन दिसंबर 1987 में हुआ था। इस बमबारी का बैकग्राउंड जुड़ा है जेरूसलम से। वहां पूरी जेरूसलम के एक छोटे से इलाके में भड़के प्रॉपर्टी विवाद ने चिंगारी भड़काई। हफ्तों से बना आ रहा तनाव 10 मई को काबू से बाहर चला गया। जेरूसलम का सबसे पवित्र स्थान टेंपल माउंट भी इसकी जद में आया। 10 मई की सुबह यहां भी हिंसा हुई। इजराइल फोर्सेस ने पत्थर फेंक रहे फिलिस्तीनियों पर रबर बुलेट्स दागी। मस्जिद को खाली करवा दिया गया। जवाब में हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसकी प्रक्रिया में इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। इजराइल बमबारी में अब तक 83 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमलों के चलते इजराइल में एक बच्चे समेत 7 लोगों की जान गई। इस पूरे संदर्भ में आप लगातार एक नाम सुन रहे होंगे, हमास। क्या है हमास? इसकी हिस्ट्री क्या है? वो क्या चाहता है? आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा एक छोटा सा देश है फिलिस्तीन। जानकारों के मुताबिक फिलिस्तीन को अपना नाम मिला है फिलिस्तिया। फिलिस्तिया 5 शहरों का एक साझा ग्रुप था। इन 5 शहरों के नाम थे गाजा, एस्केलॉन, एशडोड, गाथ और एक्रोन। फिलिस्तिया पर कंट्रोल था फिलिस्ताइंस नाम के लोगों का। ये तकरीबन 3000 साल पहले की बात है। माना जाता है कि 12वीं सदी ईसा पूर्व में ये लोग लोवांत आकर रहने लगे। लोवांत माने वो इलाका जहां मौजूदा इजराइल, लेबनान और सीरिया का क्षेत्र है। फिलिस्ताइंस शायद शरणार्थी थे जो नए घर की तलाश में आए थे। प्राचीन सोर्सेज में कुछ जगहों पर फिलिस्ताइंस के साथ कुछ युद्ध का जिक्र है। इनमें एक युद्ध इजिप्ट के राज्य में हुआ था। इसके अलावा कुछ और संघर्षों का भी उल्लेख मिलता है। आपने एक मुहावरा सुना है, डेविड वर्सेस गोलायत। उस मुहावरे का मूल भी ऐसा ही एक संघर्ष से है। ये कहानी है ओल्ड टेस्टामेंट में। इसके मुताबिक एक दफा फिलिस्ताइंस और इजराइलियों के बीच एक युद्ध हुआ। इसमें फिलिस्ताइंस की सेना का नेतृत्व कर रहा था गोलायत, खूब लंबा चौड़ा और बलशाली। उधर इजराइलियों की सेना का लीडर था डेविड नाम का एक आदमी। डेविड ने एक गुलेल की मदद से बलशाली गोलायत को मार दिया। मान्यता है कि आगे चलकर यही डेविड बने किंग ऑफ इजराइल। अब थोड़ा हाल के इतिहास पर आते हैं। आधुनिक इजराइल के गठन से पहले जहां फिलिस्तीन देश था, उस भूभाग पर कई समूहों का शासन रहा। इनमें अर्सियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, अरब, इजिप्टियंस शामिल थे। 16वीं सदी की शुरुआत में ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में आया। 1517 से 1917 तक, यानी पूरे 300 साल तक ये ऑटोमन एम्पायर का ही अंग रहा। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन्स की हार के बाद अंग्रेजों को फिलिस्तीन पर शासन का अधिकार दे दिया गया। पहले विश्व युद्ध के ही दौरान 1917 में ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट को कहा गया बेलफोर डिक्लेरेशन। इसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन में ज्यूइश नेशनल होम के गठन को सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद
1922 में मित्र देशों ने भी फिलिस्तीन भूभाग पर यहूदी देश की स्थापना के ब्रिटिश वादे को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी इमिग्रेट्स फिलिस्तीन आने लगे। ऐसा नहीं है कि यहूदियों के फिलिस्तीन आने, यहां अरबों में जमीन खरीदने की शुरुआत 20वीं सदी में हुई हो। ऐसा पहले भी हो रहा था, मगर छोटे पैमाने पर। इसकी वजह यह थी कि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदी अपना राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। 1799 में नेपोलियन ने फिलिस्तीन को बतौर होमलैंड यहूदियों के देने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद 1882 में फिलिस्तीन के भीतर ही एक बड़ा यहूदी इलाका बस गया। इसका नाम था रिशोन ले जियोन। इसी के बाद से ही यहूदी फिलिस्तीनी भूभाग पर अपना देश बनाने लगे, समर्थन जुटाने लगे। फिलिस्तीनी इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद फिलिस्तीन की ओर से यहूदियों के खिलाफ पहला बड़ा विरोध हुआ। 1929 में हुआ। इस वक्त तक बड़ी संख्या में यहूदी पलायन करके फिलिस्तीन आने लगे थे। इसी के चलते फिलिस्तीनी विरोध ने भी जोर पकड़ा। बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, हिंसा भी हुई। जेरूसलम से करीब 30 किलोमीटर दूर हेब्रोन नाम का एक शहर है। अफवाह फैली कि यहूदी जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस अफवाह के चलते 1 अगस्त 1929 में हेब्रोन शहर के भीतर 60 से ज्यादा यहूदी कत्ल कर दिए गए। 1935 में ब्रिटेन द्वारा गठित पील कमीशन ने फिलिस्तीन के बंटवारे की अनुशंसा कर दी। इसके विरोध में फिलिस्तीन के भीतर 6 महीने लंबी हड़ताल हुई। फिलिस्तीनी विरोध के बावजूद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस रेजोल्यूशन नंबर 181 में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव था। फिलिस्तीन ने इसे ठुकरा दिया। फिलिस्तीनी का प्रतिरोध दबाने के लिए यहूदी संगठनों की तरफ से हिंसा भी की गई। इनमें से एक गठन था इरगुन। वो फिलिस्तीनियों पर हमला करता था, ब्रिटिश फोर्सेस को भी निशाना बनाता। 1946 में इसी इरगुन ने जेरूसलम स्थित किंग डेविड होटल में बम फोड़ा था। इस घटना में 91 लोग मारे गए थे। इजराइल के आधिकारिक गठन के 1 महीने पहले अप्रैल 1948 में इरगुन ने डीर यासीन नाम के शहर में हमला किया। इसमें 254 फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीन का साझा इतिहास ऐसा ही हिंसकों से भरा है। ये हिंसा इजराइल के गठन के पहले से जारी है। इजराइल के बनने के बाद इस हिंसा में कमी नहीं आई, बल्कि ये और उग्र होता गया। और इसी उग्रता का एक चैप्टर है हमास। इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, माने फाइट बैक करना। इसका गठन किया था शेख अहमद आसीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने। वो इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच का हिस्सा थे। हमास के गठन की टाइमिंग बहुत अहम है। इसका गठन दिसंबर 1987 में हुआ था। इसी साल फिलिस्तीन में इंतिफादा शुरू हुआ था। इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है झकझोरना, हिला देना। फिलिस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा मूवमेंट का मकसद था इजराइल से आज़ादी हासिल करना। इंतिफादा का लक्ष्य था वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजराइल कब्जे से मुक्त कराना। 1987 में इजराइल से आज़ादी हासिल करने को लेकर फिलिस्तीन ने जो लड़ाई लड़ी उसे पहला इंतिफादा कहा गया। 1987 का ये मूवमेंट पहला इंतिफादा कहलाता है। इसके भड़कने की तत्कालीन वजह बनी गाजा चेक पोस्ट पर हुई एक घटना। यहाँ फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था। इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चलाई। इसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया। उस वक्त
तक फिलिस्तीनी ज्यादातर बिना हथियार के ही लड़ा करते थे। विरोध का उनका मुख्य तरीका था इजराइल फोर्सेस पर पत्थरबाजी करना। इसी बैकग्राउंड में गठन हुआ हमास का। 1988 में उसने अपना चार्टर जारी किया। इसमें उसने अपना मकसद बताया। उसके दो सबसे प्रमुख लक्ष्य थे, इजराइल का विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की। बहुत बातचीत के बाद 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। इसमें दो बड़ी चीजें थी। पहला, फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजराइल को मान्यता दे दी गई। दूसरा, गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। कई लोग अपने अधिकार छोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। उन्हें बंटवारा मंजूर नहीं था। इन्हीं में से एक था हमास। वो तो ओस्लो अकॉर्ड्स के लिए हो रही वार्ता के भी विरोध थे। और इसी बैकग्राउंड में ओस्लो समझौतों पर हस्ताक्षर करने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने वो किया जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाली थी। उसने इजराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक किया। हमास के फिदायीन अटैक की ये प्रेरणा हिजबुल्लाह से मिली थी। 1983 में हिजबुल्लाह ने लेबनान में फिदायीन अटैक शुरू किए थे। हमास के प्रभाव से उसकी ताकत बढ़ती गई। उसे ईरान जैसे इजराइल विरोधी देशों से फंडिंग मिलने लगी। हमास का वजूद और मजबूत हुई नई सदी में। इसे ट्रिगर करने वाली घटना जुड़ी है साल 2000 से। ओस्लो एकॉर्ड्स को 7 साल हो चुके थे। इसकी वजह से शांति की जो उम्मीद बंधी थी वो पूरी नहीं हुई। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। कहते हैं कि इस वार्ता के दौरान इजराइल ने समूचा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की थी। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ कनेक्शन देने के लिए राजी हुए थे, मगर अराफाता ने ऑफर ठुकरा दिया। इसके चलते वार्ता नाकाम रही। इजराइल और अमेरिका ने इसका दोष फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासीर अराफाता को दिया। कई जानकार कहते हैं कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। वेस्ट बैंक और गाजा ये दोनों फिलिस्तीनी इलाके हैं। वेस्ट बैंक को समूचा न लौटाकर इजराइल कोई उदारता नहीं दिखा रहा था। ना ही जेरूसलम पर फिलिस्तीन को कनेक्शन देना ही उदारता थी। 1967 के युद्ध में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। वेस्ट जेरूसलम पहले ही उसके कंट्रोल में था। मतलब पूरा जेरूसलम ही इजराइल के पास आ गया। उसने वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीन इलाके हैं। इन पर इजराइल का कब्जा अवैध माना जाता है। ऊपर से इजराइल ने जेरूसलम के जिन 3 गांवों को लौटाने का वादा किया था उससे भी वो मुकर गया। ऐसे में कैंप डेविड वार्ता की नाकामी का समूचा ठिकरा अराफाता पर नहीं फोड़ा जा सकता था। कैंप डेविड की नाकामी से यूं ही माहौल खराब था। ऐसे में सितंबर 2000 में एक और बड़ी घटना हुई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन जेरूसलम स्थित टेंपल माउंट पहुंचे। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इजराइल इस परिसर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। साल 2000 में जब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन जेरूसलम स्थित टेंपल माउंट पहुंचे तो फिर से हिंसा भड़क गई और इसी घटना के बाद शुरू हुआ सेकेंड इंतिफादा। और इस बार यह मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा हिंसक था। इस सेकेंड इंतिफादा का लीडर था हमास। उसने जमकर सुसाइड धमाके किए और बम ब्लास्ट किए। इजराइल ने भी हिंसा में कमी नहीं रखी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया
और इसी सेकेंड इंतिफादा शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 2001 में हमास ने इजराइल पर पहला रॉकेट अटैक किया। साल 2004 में यासिर अराफाता का निधन हो गया। उनकी जगह पीए का चेहरा बना महमूद अब्बास। उसके पास ना तो अराफाता जैसा सपोर्ट था, ना ज्यादा स्वीकारता थी। इसके चलते हमास का कद और बढ़ा। इसकी मिसाल दिखी 2006 में। इस बरस पीए की सीटों के लिए चुनाव हुए। इसमें हमास को बहुमत मिल गया। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा। इस जीत ने हमास और पीए के बीच की दरार को और गहरा कर दिया। पीए में दबदबा है फतह का, वो हमास का कट्टर प्रतिद्वंदी है। पीए के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, इसीलिए कि वो इजराइल से लीड का पक्षधर है। उसे इंटरनेशनल बिरादरी से मोटा फंड भी मिलता है। कहते हैं कि इस फंडिंग ने पीए को बेहद भ्रष्ट बना दिया है। पीए खास तौर पर फतह किसी कीमत पर वेस्ट बैंक का कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। उसने हमास को साइड लगाने की कोशिश की। इसका नतीजा हुआ बंटवारा। वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल हो गया और गाजा का डी फैक्टो रूलर हो गया। हमास यानी अब पूरी फिलिस्तीनी आबादी का नेतृत्व करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कोई संगठित अथॉरिटी नहीं थी। पीएलओ इस फूट के चलते 2006 के बाद फिलिस्तीन में कोई चुनाव ही नहीं हुए। हमास और फतह एक दूसरे से ही लड़ते रहे और इस फूट का इजराइल ने खूब फायदा उठाया। उसने शांति वार्ता करने से इनकार कर दिया। हमास के विरोधी और समर्थक दोनों हैं। विरोधी कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं, वो इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बनाता है, स्कूलों तक को नहीं बख्शता। उसने इजरायली सिविलियंस को किडनैप करके उनकी हत्याएं भी की हैं। उसकी हिंसा से फिलिस्तीनियों का भी कोई भला नहीं होता। गाजा की आबादी भीषण गरीबी से रहती है। उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हमास के पास फंड नहीं है, मगर हथियार खरीदने, रॉकेट और मिसाइल जमा करने के लिए उसके पास खूब पैसा है। हमास द्वारा स्कूलों और मस्जिदों में हथियार छिपाने और स्टोर करने की खूब भर्त्सना होती है। ऐसे में हमास कैसे निर्दोष हुआ? लेकिन हमास के समर्थक इन तर्कों को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया। इतने दशकों बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो कब्जा खाली नहीं करवा सकी। वो फिलिस्तीनी को उसका अधिकार नहीं दिलवा सकी, बल्कि इजराइल खुलेआम कब्जे वाले इलाकों में अपने सेटलमेंट्स बढ़ाता रहा। उसने समय समय पर फिलिस्तीनी आबादी के साथ हिंसा भी की। समर्थकों के मुताबिक हमास की तरह इजराइल ने भी फिलिस्तीनी के आम लोगों को निशाना बनाया है। शांति प्रक्रिया को टरकाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिलिस्तीनी शरणार्थियों को न्याय तक नहीं दिला जा सका। ऐसे में इजराइल कैसे निर्दोष हुआ? इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें कोई भी पक्ष निर्दोष नहीं। लड़ाई शुरू हुए करीब 1 सदी हो गई, लेकिन हिंसा और बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। इंटरनेशनल बिरादरी भी विवाद सुलझाने में नाकाम रही। इतिहास का सबक है कि ये मसला हथियारों से हल नहीं होगा। हिंसा के जवाब में प्रतिहिंसा होती रहेगी। इजराइल और फिलिस्तीन पहले भी कई बार समझौते का मौका गंवा चुके हैं। कभी एक पक्ष तो कभी दूसरे पक्ष ने रोड़ा अटकाया, और जब तक ऐसे होता रहेगा तब तक यह युद्ध होता रहेगा, जिसमें किसी का भी भला नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।